नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास कातिल कौन पार्ट 2। पुलिस टीम का इंचार्ज एक नौजवान सूरत से जहीन लगने वाला सब इंस्पेक्टर था, जिसने आते ही मौकाए वारदात को अपने कब्जे में ले लिया और मशीनी अंदाज से अपनी पुलिसिया कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस का फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉक्टर अपने अपने काम में मसरूफ हुए। सब इंस्पेक्टर का नाम विजय राव सावंत था। बकौल उसका आला अफसर इंस्पेक्टर दीक्षित बाद में वहां पहुंचने वाला था। 1 घंटा पुलिस की कार्यवाही चली। उस दौरान सब लोग ड्राइंग रूम में जमा थे और उनको सख्त हिदायत थी कि वो इधर उधर न भटकें। आखिर सब इंस्पेक्टर ड्राइंग रूम में पहुंचा। घर के कर्ता जयंत निगम से वो आते ही मिला था। तब उसने बाकी लोगों का भी परिचय प्राप्त किया। डॉक्टर पाटिल का परिचय पाकर उसकी भवें उठी। पड़ोसी हैं, जयंत जल्दी से बोला। फैमिली फ्रेंड है। इन्हें ये देखने के लिए बुलाया गया था कि भाई साहब जिंदा थे या। जयंत ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। सब इंस्पेक्टर ने गंभीर हुंकार भरी। आपको डॉक्टर साहब की यहाँ मौजूदगी से कोई ऐतराज है तो? नहीं। सब इंस्पेक्टर जल्दी से बोला। हमें कोई ऐतराज नहीं, थैंक यू। ये कत्ल का मामला है। जयंत और डॉक्टर पाटिल की निगाहें मिली। दोनों के चेहरों पर विजेता के से भाव आए। आखिर उनकी अपनी सोच की तस्दीक हुई थी। कैसे जाना? माधव बोला। कई बातें हैं जो इसके कत्ल का केस होने की तरफ इशारा करती हैं। पहले खुदकुशी के एंगल से ही सोचिए। गन स्टडी की राइटिंग टेबल के दराज में पड़ी बताई जाती है, तो जाहिर है कि मरने वाले ने स्टडी में जाकर उसे वहां से निकाला। अब सवाल ये है कि खुदकुशी के लिए गार्डन में जाकर कुर्सी पर बैठना क्यों जरूरी था? जब टेबल के दराज से गन निकाली तब वहीं स्टडी में ही क्यों न खुदकुशी कर ली? कोई कुछ न बोला, लेकिन जयंत और डॉक्टर पाटिल प्रभावित दिखाई देने लगे। दूसरे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गोली की जो आवाज़ सुनी गई थी वो उससे नहीं मरा था। वो कैसे? माधव बोला। गार्डन में जहाँ लाश पड़ी पाई गई थी वहाँ साफ जान पड़ता था कि कनपट्टी की गोली के सुराख में से बहुत कम खून बहा था, और जो खून रिश्ता देखा गया था वो देखने वाले बताते हैं कि जमने की स्थिति में पहुंचता जा रहा था। इससे ये क्लू मिलता है कि कत्ल कहीं और हुआ था, जहां की गोली के जख्म से बेतहाशा खून बहा था, जैसा कि स्वाभाविक था, और लाश को बाद में वहां से उठाकर गार्डन में कुर्सी पर डाला गया था। उठाकर? डॉक्टर बोला। या घसीटकर, लाश की बगलों में पीछे से हाथ डालकर गार्डन तक घसीटकर। ओह, जिस गोली की आवाज़ आपने सुनी थी और आनन फानन गार्डन में पहुंचे थे, ये उस गोली से मरा होता तो कनपट्टी से बहता खून ताजा होता, उसमें चमक होती और वो बेतहाशा बहा होता। ये बात सूझने के बाद मैंने सोचा कि छत पर ऐसी कौन सी जगह हो सकती थी जहाँ की इन्हें शूट किया गया था और लाश बाद में गार्डन में ट्रांसफर की गई थी। मेरी अक्ल ये कहती है कि वो जगह स्टोर हो सकती थी। स्टोर ही क्यों? बड़ा कमरा क्यों नहीं? स्टडी क्यों नहीं? अगर कत्ल, जैन बोला, गोली की आवाज़ होने के वक्त नहीं हुआ था, उसके काफ़ी पहले हुआ था, तो तब स्टडी में भाई साहब का सेक्रेटरी सिक्का था और बड़ा कमरा ऐसा है कि उसमें हर आवाज़ बहुत गूंजती है। मैंने देखा है, सब इंस्पेक्टर बोला, कि स्टोर की चारों दीवारों पर किताबों के, फाइलों वगैरह के शेल्फ है, जिनकी वजह से वहाँ एक तरह से साउंड प्रूफिंग हो गई है। लिहाजा वहाँ चली गोली की आवाज़ नीचे तक नहीं पहुँचने वाली थी। तो कत्ल स्टोर में हुआ और लाश को बाद में गार्डन में शिफ्ट किया गया। हाँ, उस स्टोर में कोई आम आवाजाही नहीं। वहाँ चली गोली की आवाज़ बाहर सुनाई नहीं देने वाली थी। कातिल ने वहाँ बड़े इत्मीनान से गोली चलाई और फिर इत्मीनान से ही वहाँ बहा खून साफ किया। उसने क्यों किया ऐसा? क्योंकि वो कत्ल के वक्त की अपने लिए एलिबाई चाहता था। जिस गोली की आवाज़ सुनी गई उसके चलने के वक्त कातिल जो कोई भी वो था, ड्राइंग रूम में सब लोगों के साथ, यानी वो गोली जो कि घातक गोली समझी जा रही थी, उसने चलाई नहीं हो सकती थी। वहाँ मौजूद लोगों में से भी किसी ने चलाई नहीं हो सकती थी। कातिल गोली कब चली थी ये कातिल के सिवाय कोई नहीं जानता था। लिहाजा वो सेफ था। जब गोली चलने की आवाज़ सुनी गई थी तब वो सबकी निगाहों के सामने नीचे ड्राइंग रूम में था। गोली क्लोज रेंज से चली? डॉक्टर बोला। कनपट्टी से गन की नाल सटाकर चलाई गई। यूं कनपट्टी पर कांटेक्ट वुंड बना। कनपट्टी पर गोली के सुराख के गिर्द जले बारूद के अवशेष थे।
जो जाहिर करते थे कि गोली ऐन करीब से चलाई गई थी। दरअसल ये बात भी खुदकुशी की तरफ इशारा करती थी। कतई जरूरी नहीं, मरने वाला गन को कनपट्टी से खुद सटा सकता था तो कातिल भी ऐसा कर सकता था। मरने वाला तत्काल मृत्यु को प्राप्त हुआ था, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि स्टोर में बहा खून उसने खुद साफ किया। ऐसा करने का कोई मतलब भी नहीं था। खुदकुशी करने वाले को भला बहे खून की क्या परवाह होती। ठीक, लाज से ये नहीं लगता कि मरने से पहले मरने वाले की किसी के साथ कोई हाथापाई या जोर जबरदस्ती हुई थी। ये इस बात की तरफ इशारा है कि कातिल उसके लिए कोई अजनबी नहीं था। उसके कातिल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे, यानी कातिल उसका वाकिफ था, जाना पहचाना था। यहाँ तो जयंत बोला, सभी भाई साहब के वाकिफ थे। कातिल एक सूरत में बाहरी आदमी हो सकता है, वो ये कि वो बाहरी आदमी भी मकतूल का वाकिफ हो। इट स्टैंड्स टू रीजन। मैं बड़ी आसानी से तसव्वुर कर सकता हूँ कि स्टोर में क्या हुआ होगा। कातिल किसी बहाने से मकतूल को स्टोर में लेकर गया। वहाँ उसने उसकी दाईं कनपट्टी से गन की नाल सटाई और गोली चला दी। मकतूल कटे वृक्ष की तरह फर्श पर ढेर हुआ तो बाईं कनपट्टी के बल गिरा। वो कैसे? उसकी बाईं कनपट्टी पर कान के ऊपर चोट का हल्के से घूमड़ का निशान है, जो खोपड़ी के उस रुख फर्श से टकराने से ही बन सकता था। उसकी नाक पर भवों के बीच खरोच का निशान है, जो चश्मे के चुभने से ही बन सकता था। मेरा ख्याल है वो जब गिरा तो चश्मा फर्श से टकराया, डैमेज हुआ और फर्श पर टकराने के झटके से आंखों पर से उतर गया और फर्श पर जा गिरा। गार्डन में लाश पहुंचा चुकने के बाद कातिल ने चश्मा लाकर मकतूल की नाक की फुंगी पर टिकाया। चश्मा मकतूल ने खुद पहना होता तो जाहिर है कि वो सलीके से आंखों पर लगा होता। उसके झोल झाल ढंग से नाक पर टिका होने की वजह से मुझे लगा कि मकतूल को चश्मा कत्ल के बाद कातिल ने पहनाया। कातिल कत्ल करके हटा था, भारी टेंशन में था, इसलिए वो लाश को चश्मा ठीक से नहीं पहना पाया था। हो सकता है। ये बात गौरतलब है कि चश्मे का बाया लेंस कदरन मोटा है, इसलिए फ्रेम से बाहर निकला हुआ है। आप अभी भी देख सकते हैं और तस्दीक कर सकते हैं कि वो लेंस कमानी की तरफ से थोड़ा सा टूटा हुआ है। ये बात जाहिर करती है कि चश्मा सख्त जमीन से टकराया और वो लेंस कमानी के करीब डैमेज हुआ। ऐसा गार्डन की घास पर गिरने से नहीं होने वाला था। चश्मा वहाँ गिरा होता तो डैमेज ही ना हुआ होता। ऐसा डैमेज सख्त जमीन से, जैसे कि स्टोर का टाइलों वाला फर्श, टकराने से ही हो पाना मुमकिन था। स्टोर की फर्श की बारीक पड़ताल से लेंस का टूटा कांच वहां से बरामद हो सकता है। ऐसा होने पर यह अपने आप में सबूत होता कि मरने वाले की मौत गार्डन में नहीं, जहां की लाश पड़ी मिली थी, स्टोर में आई थी, जहां की वास्तव में उसे शूट किया गया था। मैं शांता को बोलूँगा, स्टोर की फर्श को तवज्जो से, बारीकी से, एहतियात से साफ करे। अब अगर पता चले कि वो गोली, जिसकी आवाज़ सब ने सुनी थी, किसने चलाई थी, तो कातिल हमारे सामने होगा। तभी 3 सितारों वाला एक इंस्पेक्टर वहां पहुंचा। इंस्पेक्टर दीक्षित, सब इंस्पेक्टर बोला, मेरे आला अफसर, लोकल थाने की थाना अध्यक्ष। सब ने इंस्पेक्टर का अभिवादन किया। दोनों अफसरान में गहन मंत्रणा हुई। इंस्पेक्टर ने घटना स्थल का और स्टोर का चक्कर लगाया। हमें तजुर्बा करके देखना चाहिए, इंस्पेक्टर बोला, कि यहाँ का दरवाजा बंद हो, यहाँ गोली चले तो गोली चलने की आवाज़ नीचे नहीं सुनाई देती। कैसे करेंगे? सब इंस्पेक्टर बोला, उन्हीं हालात में उसी गन से एक गोली यहाँ चलाएंगे, फिर देखेंगे कि आवाज़ नीचे पहुँचती है या नहीं। ठीक, गन को ठीक से हैंडल कर सकोगे? मैं? हाँ तुम, ऐसे कि उस पर के फिंगरप्रिंट्स नष्ट न हो। मैं कर लूँगा। तो तुम यहाँ रुको और स्टोर को सील करके 2 मिनट बाद गोली चलाओ। मैं नीचे जाता हूँ। सब इंस्पेक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। इंस्पेक्टर नीचे पहुँचा और धीरज के साथ प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद सब इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचा। कुछ सुनाई दिया सर? उसने पूछा। तुमने गोली चलाई थी? जी हाँ, अभी 1 मिनट पहले। आवाज़ नीचे नहीं पहुँची थी, लिहाजा कातिल गोली की आवाज़ भी इसी वजह से नीचे नहीं सुनी गई थी। ठीक। फिर सब इंस्पेक्टर ने थाना अध्यक्ष को फैमिली का, जिसमें उसने माधव निगम और शांता को भी शामिल किया, और नितिन सिक्का का परिचय कराया। उसने उस परिचय में डॉक्टर पाटिल का परिचय भी जोड़ा। कत्ल का केस है सर। फिर बोला, किसने किया? जाहिर है
कि इन्हीं लोगों में से किसी ने, जो आपके सामने मौजूद हैं। किसने? मालूम पड़ेगा सर, अभी तो तस्दीक की शुरुआत है। डॉक्टर अभिलाष पाटिल से मैं वाकिफ हूँ। आप यहाँ कैसे जनाब? पाटिल ने बताया। इंस्पेक्टर फिर अपने मातहत की तरफ घूमा। मौत कनपट्टी में गोली लगने से हुई। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर बोला, और ये भी स्थापित हुआ है कि गोली उसी गन से चली थी जो लाश के पास पड़ी पाई गई थी। वो गन एंटीक का दर्जा रखती है और मालूम पड़ा है कि फैमिली हायर लूम है। घर के कर्ता का कहना है कि ऊपर जो स्टडी है वो गन वहाँ लगी राइटिंग टेबल के एक दराज में लावारिस सी पड़ी रहती थी, लेकिन फैमिली में सबको उसकी वहाँ मौजूदगी की खबर थी। ये भी इस बात की तरफ इशारा है कि कत्ल में किसी फैमिली मेंबर का हाथ है। किसका? ये अभी कहना मुहाल है। तफ्तीश आगे बढ़ेगी, कत्ल का कोई उद्देश्य सामने आएगा तो इस सवाल का जवाब देना आसान होगा। ठीक, सस्पेक्ट्स में से हम बच्चों को खारिज कर सकते हैं, खास तौर से 12 साल के लड़के को और 14 साल की लड़की को। कर सकते हैं सर, लेकिन फिर क्या पता चलता है? कलयुग है, जो न हो जाए थोड़ा है। हाउसकीपर भी मर्डर सस्पेक्ट पुरानी मुलाजिम है सर, फैमिली की वफादार है। वफादारी कुछ भी करा सकती है। नितिन सिक्का, जिसे तुमने मकतूल का पेड कंपेनियन बोला, क्या वो भी शक के दायरे में है? मोटे तौर पर, क्योंकि कत्ल के वक्त के आसपास इस घर में मौजूद हर कोई शक के दायरे में है। लेकिन वो ऊपर स्टडी में, जहाँ की एक आरामदेह दीवान उपलब्ध है, झपकी मार रहा था। हाउसकीपर ने इस बात की तस्दीक की है। और फिर जिस वक्त गोली चली थी उस वक्त वो यहाँ ड्राइंग रूम में बाकी लोगों के साथ था। फिर वो कातिल कैसे होगा? यूं तो बाकी लोग भी कैसे होंगे जो उसके साथ यहाँ थे? कैसे होंगे? कोई घुंडी है सर, जो खुलते खुलते खुलेगी। मर्डर वेपन पर, लाश के करीब पड़ी पाई गई गन पर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? जी हाँ, मिले, लेकिन वो मकतूल के ही निकले। इसी वजह से खुदकुशी पर जोर है। जी हाँ, फैमिली का एक मेंबर, घर के कर्ता का चचेरा भाई माधव निगम, तो खास तौर से आत्महत्या भज रहा है। आत्महत्या क्यों कर होगी? जब तुम कहते हो कि वारदात कहीं और हुई और लाश को बाद में उठाकर गार्डन की कुर्सी पर डाला गया, तो आत्महत्या कैसे होगी? मरने वाले ने कहीं और खुद को गोली मारी और फिर मरने के लिए आकर गार्डन की कुर्सी पर पड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए आत्महत्या वाली थ्योरी सिरे से खारिज है। फिर गन पर उसके फिंगरप्रिंट्स का क्या मतलब? एक ही मतलब मुमकिन है सर। क्या? बनाए गए। कातिल ने कत्ल को खुदकुशी बनाने के लिए कत्ल के बाद गन की मुठ पर मकतूल की उंगलियों की छाप बनाई। ठीक, और गन पर इंजन ऑयल के धब्बे पाए गए हैं। वो कहाँ से आए? मंझले लड़के तुषार के पास, जो कि 17 साल का है, मोटरसाइकिल है, जिसकी बाबत उसने खुद कबूल किया है कि उसका इंजन ऑयल लीक करता था। उसने ऑयल लगे हाथों से गन को हैंडल किया? कबूल तो नहीं करता, कहता है उसको गन का कभी ख्याल तक नहीं आया था और अंकल की मौजूदगी में उसने ऊपर कदम नहीं रखा था, क्योंकि अंकल की सख्त हिदायत थी कि कोई उसे डिस्टर्ब न करे। और सर, इस केस में ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है कि सारे सस्पेक्ट एक ही फैमिली है, इसलिए वो स्वाभाविक तौर पर एक दूसरे को कवर करेंगे, यानी कि किसी के खिलाफ कोई गवाह हमें नहीं मिलने वाला। दैट्स टू बैड, लेकिन बयान तो सबके लेने होंगे। वो तो है सर। पहले किसको बुलाना चाहिए? मेरे ख्याल से मकतूल की कंपेनियन नितिन सिक्का को, क्योंकि गोली चलने की आवाज़ सुनकर सबसे पहले ऊपर वो ही पहुंचा था। ठीक है, बुलाओ उसको। आओ जरा बाहर चले, डॉक्टर पाटिल बोला। बाहर? जयंत की भवें उठी। बाहर कहाँ? फ्लैट से बाहर। क्यों? अरे आओ सही, समझना हवा खाने निकले। अच्छा आओ। डॉक्टर पाटिल टहलता सा मेन डोर पर पहुंचा, फिर उसे खोलकर उसने बाहर कदम रखा। जयंत भी झिझकता हुआ फ्लैट से बाहर निकला। डॉक्टर बाहर के गलियारे में आगे बढ़ा और लिफ्ट के सामने पहुंचा। उसने लिफ्ट का कॉल बटन दबाया। लिफ्ट उस फ्लोर पर पहुंची। उसका दरवाजा निशब्द खुला और लिफ्ट ऑपरेटर युवक ने बाहर झांका। नीचे? आगे से कोई आदेश न मिला तो उसने पूछा। नहीं, डॉक्टर बोला, हमने कहीं नहीं जाना, खाली तुमसे एक आध सवाल पूछना है। मेरे से सवाल? युवक सकपकाया। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? मैं डॉक्टर अभिलाष पाटिल हूँ,
मैं उधर पड़ोस में। मैं आपको जानता हूँ सर, आप निगम साहब के। उसने जयंत की तरफ निगाह दौड़ाई। फ्रेंड है, अक्सर आते जाते रहते हैं। जब निगम साहब के साथ साथ मुझे भी जानते हो तो एक आध सवाल का जवाब देने से तुम्हें ऐतराज तो नहीं होना चाहिए। क्या पूछना चाहते हैं सर? नाम क्या है तुम्हारा? मानक राव सर। नाइस नेम। मानक राव, माधव निगम को जानते हो, जो जयंत निगम साहब के कजन हैं और आजकल इनके यहाँ मेहमान हैं? जानता हूँ सर। हाल में देखा उन्हें? दोपहर के करीब नीचे गए थे, बोले सिगरेट लेने जा रहे थे, उल्टे पांव लौटे थे। उसके बाद तो नहीं देखा सर। बीच में लिफ्ट छोड़कर कहीं गए तो नहीं? कहीं कहाँ? कहीं भी। कोई हाजत रफा करने, कोई चाय वाय पीने? नहीं गया सर। पक्की बात? हाँ सर। वैसे जाते हो कभी? टॉयलेट जाता तो जाता हूँ, पर आज नहीं ज़रूरत पड़ी थी, नहीं गया था। यानी हमेशा से लगातार ड्यूटी पर हो? हाँ सर। कब तक रहोगे? 8 बजे तक, जबकि मेरी जगह लेने दूसरा लिफ्टमैन आएगा। दोपहर बाद से तुमने माधव निगम साहब को नहीं देखा? नहीं देखा सर। वो 4:45 बजे कहीं गए थे और अभी लौटे थे। युवा लिफ्टमैन पहले ही इनकार में सिर हिलाने लगा। ऐसा नहीं था? डॉक्टर पाटिल अपलक उसे देखता बोला। नहीं सर, दोपहर के बाद से वो मेरी लिफ्ट में सवार नहीं हुए थे। 4:45 बजे नीचे न गए? अभी थोड़ी देर पहले लौट के न आए? नहीं सर। तभी लिफ्ट का कॉल बजर बजा। सर, लिफ्टमैन व्यग्र भाव से बोला, मेरे को नीचे। हाँ, जाओ भाई, ड्यूटी करो अपनी और मेरा शुक्रिया कबूल करो। लिफ्टमैन का स्वचालित दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट नीचे की ओर सरकने लगी। पीछे डॉक्टर और जयंत की निगाहें मिली। कैसे हो सकता है? जयंत दबे स्वर में बोला। तुम बोलो। ये बात तो यकीन में आने लायक नहीं कि लिफ्ट उपलब्ध होते हुए माधव सीढ़ियों के रास्ते 10 मंजिल नीचे उतरा हो और बरास्ता सीढ़ियां ही वापस लौटा हो। तो आप बोलो। हमें तुम्हारे कज़न से बात करनी चाहिए। अच्छा, क्या हर्ज है? आने जाने के लिए उसने सीढ़ियां इस्तेमाल की तो इस गैर मामूली हरकत की कोई वजह तो बोलेगा। एक बात बताओ। पूछो। अब ये निश्चित है कि ये कत्ल का केस है, खुदकुशी नहीं। खुदकुशी की कोई वजह सामने नहीं है। फिर पुलिस भी कहती है कि वारदात वहां नहीं हुई थी जहां की लाश पाई गई थी। गोली की आवाज़ सुनते ही तुम लोग ऊपर पहुंचे थे, नहीं? हाँ। फिर भी जख्म से बेतहाशा खून बहता न देखा। जब मैंने लाश देखी थी तब तक तो खून जमने लगा था, पपड़ी में तब्दील होने लगा था। इतने से ही साफ जाहिर होता था कि वारदात कहीं और हुई थी। बेतहाशा खून कहीं और बहा था, जहां से कि वो यकीनन साफ कर दिया गया था। और कहाँ? ऊपर ही कहीं। अगर ये खुदकुशी का केस होता तो गोली खाने के बाद हद प्राण एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकता था। मरने वाले को जरूरत भी नहीं थी जगह बदलने की। कातिल ने जगह बदलना क्यों जरूरी समझा? तफ्तीश का मुद्दा है, पुलिस करेगी तफ्तीश। उन लोगों को इन कामों का तजुर्बा है, जल्दी ही कोई नतीजा सामने आएगा। ठीक, अभी तो हमें तुम्हारे कज़न माधव निगम से बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि लिफ्टमैन के बयान की रूह में वो क्या कहता है। हमें? पुलिस को नहीं? पुलिस को भी। इस मामले में हमारे पर कोई पाबंदी है क्या? वो तो नहीं है, क्यों होगी? एग्जैक्टली। आओ चलें। नितिन सिक्का पुलिस अधिकारियों के सामने पेश हुआ। हॉल के पिछवाड़े में एक छोटा सा ऑफिस नुमा कमरा था, जिस पर पुलिस वालों ने अपना कब्जा जमाया था। तकलीफ की माफ़ी जनाब, इंस्पेक्टर दीक्षित मीठे स्वर में बोला। एक आध सवाल पूछना ज़रूरी था, इसलिए तलब किया। मैं हाजिर हूँ, सिक्का अनमने भाव से बोला। थैंक यू, तशरीफ़ रखिए। सिक्का इंस्पेक्टर के सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। आप हद प्राण की सेक्रेटरी थे? इंस्पेक्टर बोला। कंपेनियन, पेड कंपेनियन, लेकिन काम सेक्रेटरी वाला करते थे। मैं सर का जनरल हैंडीमैन था, उनसे ताल्लुक़ रखता हर काम करता था, कोई हो कैसा हो। स्वामी भक्ति की मिसाल हुई ये तो, यही समझ लीजिए। मालिक को बहुत कद्र होगी आपकी। जी हाँ, मेरी खुशकिस्मती है कि ऐसा था। यकीनन था। मालूम हुआ है कि उनकी वसीयत में आप भी बेनिफिशियरी थे। 5 लाख रुपए सालाना जीवन पर्यंत। मालूम ही होगा आपको। जी, मालूम तो था। सिक्का के स्वर में संकोच का पुट आया। अभी कितनी उम्र है आपकी? 45। आजकल भारतीयों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत बढ़ गई है। आप 80 तक भी जिए तो 1.25 करोड़ रुपए की प्राप्ति का केस बना।
मालिक की मेहरबानी थी। आपको मालूम है वो वसीयत तब्दील करने वाले थे। मैंने सुना है ऐसा कुछ। अपनी नई वसीयत के मुताबिक वो सब कुछ धर्मार्थ संस्थानों के नाम करके जाने वाले थे। मैंने सुना है उन्होंने अपने हाथों से एक ड्राफ्ट तैयार किया था जिसमें ऐसा था, लेकिन वो फाइनल ड्राफ्ट नहीं था। फाइनल ड्राफ्ट वकील तैयार करता, तब हो सकता था कि वसीयत में मेरा भी जिक्र होता। अच्छा, सर करोड़ों के मालिक थे। 5 लाख सालाना तो उनकी घड़ी में से एक बूंद का दर्जा रखता था। 5 लाख रुपया सालाना तो उनकी सरमाई की ब्याज की भी एक छोटी सी फ्रैक्शन ही होता। तो आपको उम्मीद थी कि नई वसीयत में भी आपका जिक्र होता? जी हाँ, जबकि ड्राफ्ट में नहीं था। मैंने अर्ज किया ना कि वो रफ ड्राफ्ट था जो सर ने खुद तैयार किया था और उसका मेन मकसद अपने छोटे भाई जयंत निगम को डराना था कि वो उसकी वसीयत से आउट था, जबकि पहली वसीयत में इन था। जी हाँ, वसीयत बदल जाती तो जयंत निगम का तो भारी नुकसान होता। वो तो है, नुकसान से बचने के लिए जयंत निगम ने बड़ा कदम उठाया हो सकता है। अगर आपका इशारा जयंत निगम के कातिल होने की तरफ है तो मैं ये बात नहीं मानता। गोली चलने के वक्त वो मेरी आंखों के सामने यहाँ ड्राइंग रूम में मौजूद थे। पुलिस की तफ्तीश कुछ भी कहे, मेरा मानना अभी भी यही है कि ये खुदकुशी की वारदात है। खुदकुशी की वजह मैं नहीं जानता, लेकिन होगी तो कोई ज़रूर। जी हाँ, होगी तो कोई ज़रूर। इस बाबत अपना कोई अंदाज़ा बताइए। मेरा कोई अंदाज़ा नहीं। कोई वाइल्ड गेस? नो सर, हमारा मानना है कि लाश को किसी दूसरी जगह से गार्डन की कुर्सी पर शिफ्ट किया गया था। मेरा नहीं है। गोली के जख्म से खून कदरन कम बहा हो सकता है और ठंडे मौसम की वजह से वो जमने की स्थिति में जल्दी पहुंच गया हो सकता है। जासूसों जैसी सोच है आपकी। रीजनिंग स्ट्रांग है। सिक्का खामोश रहा। कब से आप हथप्राण के कंपेनियन थे? 18 साल से। यानी हथप्राण की मुलाजमत में ही आप नौजवानी से अधेड़ अवस्था में पहुंचे। ऐसा ही है। शादीशुदा हैं? नहीं। वजह? मेरी मुलाजमत ऐसी थी कि वो शादी की इजाज़त नहीं देती थी। बड़ी कुर्बानी है ये। कभी गृहस्थी बसाने का ख्याल आया ही नहीं। ख्याल तो आया, लेकिन अब क्या बोलूं। मिजाज कैसा था हथप्राण का? सख्त था, नो नॉनसेंस टाइप का था। मिलनसार थे? ज़्यादा नहीं। लोगों से बनाकर रखने में विश्वास रखते थे? ज़्यादा नहीं। वो क्या है कि उनकी अपनी दुनिया थी जिसमें ज़्यादातर बाहरी लोगों की गुंजाइश नहीं थी। आपके साथ व्यवहार कैसा था? अच्छा, बहुत अच्छा। सिक्का की आवाज़ लर्जी। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। नई नौकरी मिलने में दिक्कत होगी। ये खास तरह की नौकरी थी, अपनी टाइप की अकेली। ज़रूरी नहीं किसी और को भी वैसे कंपेनियन की ज़रूरत हो जैसे कि सर को थी। दूसरे में 45 साल का हूँ। मेरी मौजूदा उम्र ही मेरी नई मुलाजमत में आड़े आ सकती है। अब नौकरी ज़रूरी कहाँ है? सब इंस्पेक्टर सावंत बोला। उम्र भर की पगार का इंतज़ाम तो मरने वाला ही कर गया। आइंदा 40,000 से ऊपर की महीना आमदनी आपको बिना कुछ किए होने वाली है, होती रहने वाली है। मैं मालिक का शुक्रगुजार हूँ। हमें मालूम पड़ा है कि जब नई वसीयत का जिक्र छिड़ा था उस वक्त आप मौके पर नहीं थे। कैसे आपको नई वसीयत की खबर लगी? हाउसकीपर शांता मौके पर थी, उससे लगी। उसने बताया। क्या? यही कि सर वसीयत तब्दील करने जा रहे थे और अपना सर्वस्व चैरिटी के हवाले कर जाने वाले थे। ओह, शांता ये भी कहती थी कि इस बात को लेकर सर में और फैमिली मेंबर्स में बहुत। सिक्का चुप हो गया। उसके चेहरे पर तनिक बदहवासी के भाव आए। बहुत क्या? बहुत गर्मा गर्मी हुई थी। शांता कहती थी कि बच्चों ने अंकल की, अब कैसे कहूँ, कह चुकी है। बच्चों ने अंकल की मिट्टी झाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यानी तब का माहौल बदमजा था। बहुत ज़्यादा। सब नई वसीयत की वजह से? इंस्पेक्टर दीक्षित बोला, जिसकी घोषणा उन्होंने फैमिली के बीच में की। जनाब, मेरे सुनने में आया है कि वसीयत बदली जाने के फैसले पर फैमिली के नौजवान मेंबरान ने काफ़ी हाल दुहाई मचाई थी। उन्हें वसीयत बदली जाने से ऐतराज़ था। जैसा उन्होंने मिजाज दिखाया था उससे तब ऐसा ही जान पड़ता था। आप ये न भूलें कि निगम परिवार की माली हालत अच्छी नहीं है, इसलिए विरसे पर उनकी निगाह बनी होना स्वाभाविक बात है। सर ने अपने भाई को बेदखल करती नई वसीयत की घोषणा की,
तो घोषणा ने जैसे सबका ख्वाब तोड़ दिया। उनकी निगाह में ये बेजान नाइंसाफी भरा कदम था कि सर अपना सब कुछ धर्मार्थ संस्थानों के लिए छोड़कर जाने वाले थे। शांता कहती है कि उसने तो तब बहुत सख्त बात कही थी। क्या? गैरों पे करम, अपनों पे सितम। ओह, आपने पुरानी वसीयत कभी देखी? नहीं, लेकिन उसके प्रावधानों की आपको खबर थी? सर के खुद के बताए खबर थी। उस वसीयत में हथप्राण का वारिस, मेन बेनिफिशियरी उनका छोटा भाई जैन निगम था। जी हाँ, जमा आप थे। जनाब, 100 करोड़ की मिल्कियत के मुकाबले में अगर 5 लाख रुपया सालाना किसी गिनती में आता है तो मैं था। हथप्राण 100 करोड़ का मालिक था। जी हाँ, और इतनी विपुल धनराशि अब वो चैरिटी के लिए छोड़ने को आमादा था, ऐसा ही सुनने में आया है। इंस्पेक्टर ने अपने मातहत सब इंस्पेक्टर की तरफ देखा। आपकी बातों से लगता है, सब इंस्पेक्टर सावंत बोला, कि बड़े भाई की छोटे भाई के परिवार से बनती नहीं थी। था तो ऐसा ही, वजह क्या थी? अब मैं क्या बोलूं? फिर भी बोलिए। कहते संकोच होता है, लेकिन असलियत ये थी कि सर की किसी से भी नहीं बनती थी। उनका मिजाज ही ऐसा स्थापित हो गया था कि आदतन हर किसी में नुक्स निकालते थे। आई सी। वारदात के वक्त के आसपास आप कहाँ थे? मैं ऊपर स्टडी के दीवान पर सोया पड़ा था। मेरे सिर में दर्द था, जिसके लिए हाउसकीपर शांता ने मुझे डिस्प्रिन की गोली दी थी और उसी ने राय दी थी कि स्टडी में तन्हाई थी, शांति थी, मैं वहाँ जाकर आराम करूँ। वहाँ दीवान पर पड़े ऊँघते ऊँघते मुझे नींद आ गई थी। फिर मैं जागा था तो मैं नीचे आया था। उस वक्त आपको मालूम था कि आपका बॉस कहाँ था? जी नहीं, वो ऊपर गार्डन में था। आप भी ऊपर थे। जनाब, बीच में एक लंबा गलियारा था जिसमें गार्डन की ओर खुलने वाला एक ही दरवाजा था और वो तब बंद था। तब गार्डन में झांकने का तो मेरे को ख्याल तक नहीं आया था। किसी ने न बताया कि आपका बॉस गार्डन में था? नहीं बताया था। आपको वारदात की खबर तभी लगी जब गोली की आवाज़ गूंजी। आपको लगा कि आवाज़ ऊपर से आई थी। आप ऊपर को भागे तो बाकी सब भी ऊपर को भाग पड़े। जी हाँ। कोई और बात जो आप हमें बताना चाहते हो? सिक्का ने कुछ क्षण विचार किया, फिर इनकार में सिर हिलाया। जा सकते हैं। सिक्का कुर्सी से उठा और पुलिस अफसरान का अभिवादन करता वहां से परे हट गया। घर के कर्ता को तलब किया गया। संजीदा सूरज जैन निगम वहां पहुंचा और सिक्का द्वारा खाली की गई कुर्सी पर बैठ गया। जो हुआ बुरा हुआ, इंस्पेक्टर हमदर्दी भरे लहजे से बोला। जैन ने गमगीन भाव से सहमति में सिर हिलाया। इतनी बड़ी वारदात हो गई, वो बोला। अभी भी यकीन नहीं आता। एक तो बड़ी वारदात, दूसरी आपके घर में हुई। वही तो। मर्डर वेपन के बारे में क्या कहते हैं? क्या कहूँ, सुना है फैमिली हायरलूम है। वो गन एंटीक का दर्जा रखती है। आपके पिता के वक्त से घर में है। जी हाँ। रिवॉल्वर? जी हाँ। 48 कैलिबर की? जी हाँ। भरी हुई? ये बात मुझे पहले मालूम नहीं थी, लेकिन अब मालूम है। कैसे? मैंने मौकाए वारदात पर पड़ी गन का मुआयना किया था। उसकी नाल से जले बारूद की गंध आ रही थी और उसका एक चैम्बर खाली था। बाकी 5 में गोली थी? जी हाँ। आपने गन को हैंडल किया था? नहीं। छुआ तो होगा? नहीं। अमूमन कहाँ पाई जाती थी? स्टडी में एक राइटिंग टेबल है, उसके एक दराज में, हमेशा। इस बात की घर में किस किस को खबर थी? सबको खबर थी। मेहमान अंकल माधव निगम को भी? हाँ। हथप्राण को? उनकी बाबत में दावे से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि खबर हो सकता है किसी और चीज़ की तलाश में उन्होंने कभी स्टडी का दराज खोला हो और वो गन उन्हें भीतर पड़ी दिखाई दी हो। लिहाजा गन किसी ने भी इस्तेमाल की हो सकती थी। अब है तो ऐसा ही। अगर आप लोग इसे कत्ल का केस समझते हैं तो? समझते तो हैं, बल्कि जानते हैं। जयंत खामोश रहा। तो इंस्पेक्टर बोला, गोली चलने के वक्त सब लोग नीचे ड्राइंग रूम में थे, सिवाय माधव के, जो कि घर पर ही नहीं था। वो 4:45 बजे यहाँ से गया था और वारदात के बाद लौटा था। यानी कोई कातिल नहीं हो सकता था। हाँ, लेकिन फिर भी कोई कातिल था। किसी ने तो कत्ल किया। नहीं, अगरचे कत्ल है तो हाँ, कत्ल है। आप कहते हैं तो मैं कहता हूँ, फिर तो बात ही खत्म है। ऊपर 3 कमरे हैं, एक बड़ा कमरा
जो कि लगता है कि एक्स्ट्रा बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल होता है, एक स्टडी और एक स्टोर। क्या इन तीनों में से किसी को ताला लगता है? नहीं। ज़्यादा आवाजाही किस में रहती है? ज़्यादा तो किसी में भी नहीं, अलबत्ता थोड़ी बहुत सब में रहती है। फिर भी स्टडी में, वहाँ तन्हाई का तलबगार कोई भी जा बैठता है, अपनी पढ़ाई के लिए, नॉवल वगैरह पढ़ने के लिए, मोबाइल पर गेम खेलने के लिए, कुछ भी करने के लिए। वहाँ आरामदेह दीवान उपलब्ध होने की वजह से रेस्ट करने के लिए, यानी स्टडी खुला दरबार है, यही समझ लीजिए। स्टोर में, सब इंस्पेक्टर बोला, गैस के सिलेंडर और रसद का सामान पड़ा देखा गया था। वहाँ तो किचन से ताल्लुक रखती आवाजाही होती रहती होगी, सिर्फ शांता की, या भरा हुआ गैस सिलेंडर उठा के लाना हो तो तुषार की। स्टोर की चारों दीवारों पर किताबों, मैगजीनों वगैरह से भरे शेल्फ हैं। वो सब मेरे फादर का कलेक्शन है। उनकी मौत के बाद से सब वैसे का वैसे पड़ा है। मैं कुछ और कहना चाहता था। क्या वो किताबों से भरे चौतरफा शेल्फ तो कमरे की साउंड प्रूफिंग का काम करते होंगे। दरवाजा बंद हो तो बाहर की आवाज़ अंदर या अंदर की आवाज़ बाहर तो नहीं जाती होगी। शायद। जयंत के स्वर में अनिश्चय का पुट आया। शायद नहीं, यकीनन नहीं जाती। हमने तजुर्बा करके देखा है। अच्छा, जी हाँ, तो नहीं जाती होगी। रूफ गार्डन पर पहुंचने का एक ही रास्ता है, हॉल से ऊपर को जाती सीढ़ियाँ। बाहर से फायर एस्केप भी है, लेकिन वो कभी इस्तेमाल नहीं होता। होने पर कोई पाबंदी तो नहीं? जी नहीं, पाबंदी तो कोई नहीं। फिर तो इंस्पेक्टर बोला, क्या पता कातिल फायर एस्केप के रास्ते आया हो और उधर से ही लौट गया हो। कातिल कौन? कोई भी। अभी मुद्दा ये है कि उधर से चुपचाप किसी की आवाजाही मुमकिन है, लेकिन किसकी? किसी की भी, किसी बाहरी आदमी की हो सकता है। लेकिन इतनी जल्दी तो किसी बाहरी आदमी को खबर भी नहीं हो सकती थी कि भाई साहब हमारे घर में पहुंचे हुए थे। आपको क्या मालूम? जैन ने बेचैनी से पहलू बदला। अगर गोली चलने के वक्त घर में मौजूद सब लोग एक दूसरे की निगाहों में थे, तो फिर ये कारनामा किसी बाहरी आदमी का ही हो सकता है, और वो बाहरी आदमी फायर एस्केप के रास्ते ही आया गया हो सकता है। मेहमान अंकल, सब इंस्पेक्टर जैसे अपने आला अफसर को याद दिलाता बोला। सबकी निगाहों में नहीं था, वो बाहर था। जयंत बोला, अपने काम से बाहर था। 4:45 बजे का यहाँ से निकला हुआ था। उसे नहीं मालूम था कि पीछे क्या हुआ था। नहीं मालूम था कि सोमेश जी रूफ गार्डन में थे, अकेले थे, और किसी की वहाँ आमद पर उन्होंने पाबंदी लगाई थी। आप ठीक कह रहे हैं, इंस्पेक्टर बोला। हम रूटीन के तौर पर माधव निगम से बात करेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो, नॉट एट ऑल। हम घर में मौजूद हर किसी के फिंगरप्रिंट्स लेना चाहते हैं। कोई ऐतराज? मुझे सख्त ऐतराज है। आप मेरे परिवार से मुजरिमों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। आप हमें गलत समझ रहे हैं। आप लोगों के फिंगरप्रिंट्स हमें किसी गैर के फिंगरप्रिंट्स को सिंगल आउट करने के लिए चाहिए। फिंगरप्रिंट्स मुंह से नहीं बोलते, वो किसके हैं ऐसा कंपैरिजन से ही पता लगता है। परिवार के फिंगरप्रिंट्स हमारे पास होंगे तो हम तभी जान पाएंगे कि मौका वारदात पर या उसके आसपास किसी दूसरे, किसी बाहरी शख्स के फिंगरप्रिंट्स हैं या नहीं। आप समझे मेरी बात? हाँ। जयंत के स्वर में अनिश्चय का पुट था। तो फिर ऐतराज क्यों करते हैं? क्या आप अपने भाई के कातिल की तलाश में हमारी मदद नहीं करना चाहते? मैं हर मुमकिन मदद करने को तैयार हूँ। फिर फिंगरप्रिंट्स पर ऐतराज किस लिए? मैं अपना ऐतराज वापस लेता हूँ। थैंक यू। इंस्पेक्टर ने अपने मातहत सब इंस्पेक्टर की तरफ इशारा किया। सब इंस्पेक्टर सावंत ने जयंत की 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लिए। जयंत ने बिना हुज्जत के खामोशी से उसे अपना काम करने दिया। आपके हद प्राण भाई, फिर इंस्पेक्टर बोला, आपके साथ नहीं रहते थे? नहीं, जयंत बोला, कभी भी नहीं रहे। सिर्फ साल में हफ्ता 10 दिन का एक फेरा लगाते थे। कहाँ रहते थे? रत्नागिरी। अभी आपने सालाना फेरे पर थे? हाँ। कब आए? आज ही। आते ही माहौल बिगड़ गया? जी हाँ, इस हद तक कि उल्टे पांव वापस लौट जाना चाहते थे। नाहक मेरे बच्चों के साथ झेंचे हुई। नतीजतन भड़क उठे। गाड़ी का टाइम नहीं था, इसलिए कुछ अरसा रुकना उनकी मजबूरी थी, वरना फौरन निकल लेना चाहते थे। जयंत एक क्षण ठिठका, फिर बोला, लेकिन आपको कैसे मालूम कि आते ही माहौल बिगड़ गया था? पुलिस के बहुत जरिए होते हैं ऐसी बातें जान लेने के। ये बात हमारी जानकारी में है
कि मेहमान में और आपके बच्चों में बड़ी तकरार छिड़ी। हथप्राण की नई वसीयत को लेकर बड़ी तकरार छिड़ी। आप बोलिए, ऐसा हुआ था या नहीं? जब आप जानते ही हैं तो हम और भी बहुत कुछ जानते हैं, सब इंस्पेक्टर बोला, और अभी और भी बहुत कुछ जानेंगे। तफ्तीश खत्म होने तक इंस्पेक्टर पूरे विश्वास के साथ बोला, जानने लायक सब जान जाएंगे। पुलिस से कुछ न छुपाना आप ही के हित में है। मेरा कुछ छुपाने का कोई इरादा नहीं, जयंत बोला। तकरार के वक्त आप मौजूद थे? नहीं। माहौल बदमजा होना शुरू होते ही मैं उठ के चला गया था। कहाँ? अपने बेडरूम में। कब लौटे? गोली चलने की आवाज़ सुनी जाने से थोड़ी देर पहले। आप काम क्या करते हैं? करता था। क्या मतलब? भिवंडी में पी बिलमोरिया एंड कंपनी में अकाउंट्स क्लर्क था, लेकिन कल नौकरी से 22 साल की नौकरी से जवाब मिल गया। ओह, तनख्वाह कितनी थी? 26,000। जैसा आपका रहन सहन है, इस फ्लैट का रख रखाव है, उस लिहाज से ज़्यादा तो नहीं, सब चुक जाता होगा। हाँ, कोई अलग से आमदनी का जरिया? कोई नहीं। फिर तो एकाएक नौकरी छूटना एक बड़ा हादसा हुआ आपकी जिंदगी का। हाँ, आगे कैसे चलेगा? मालूम नहीं। जल्दी नई नौकरी का जुगाड़ कर लेंगे? शायद नहीं। तो कैसे बीतेगी? पता नहीं, मैं खुद हैरान हूँ, परेशान हूँ। आपका भाई रईस था, 100 करोड़ का मालिक था। अपनी दुश्वारी की घड़ी में उससे इमदाद की अपील लगाने का ख्याल तो ज़रूर आया होगा। हाँ, लेकिन क्या लेकिन? अब क्या बोलूं? कुछ तो बोलिए। जयंत खामोश रहा। क्या ये सच नहीं है कि हरपरान को आपकी कोई माली इमदाद करना कबूल नहीं था? क्या ये सच नहीं है कि असल में यही बात तकरार का मुद्दा थी? हरपरान ने न सिर्फ मदद से इनकार कर दिया, बल्कि अपनी वसीयत बदलने की भी घोषणा कर दी। बाजरिया नई वसीयत आपको अपने विरसे से बेदखल करने का ऐलान कर दिया। ये आपके लिए, एक बेरोजगार शख्स के लिए, एक साधनहीन व्यक्ति के लिए बड़ा झटका होता। आपके लिए तो ये बड़ा अच्छा संयोग हुआ कि आपके भाई साहब अपने ऐलान के मुताबिक बिना वसीयत तब्दील किए इस जहान से कूच कर गए। क्या कहना चाहते हैं आप? जयंत तीखे स्वर में बोला। अब आप हथपरान के वारिस हैं, ये कहना चाहता हूँ। बड़े भाई की असामयिक मौत आपको रईस बना गई, ये कहना चाहता हूँ। हथपरान कुछ अरसा और जिंदा रह पाता तो आपकी तकदीर का जुग्राफिया जुदा होता। आप कहना क्या चाहते हैं? ये कि कत्ल मैंने किया? ज़रूर यही है। आपके जहन में कि अपने बड़े भाई की दौलत हथियाने के लिए मैंने उसे मार डाला, लेकिन आपका ख्याल गलत है। मैंने ये नापाक नामुराद काम नहीं किया। आप कहते हैं नहीं किया तो नहीं किया। बहरहाल सहयोग का शुक्रिया। जयंत कुर्सी से उठा। वो कुछ क्षण अनिश्चित सा पुलिस वालों की सूरतें देखता रहा, फिर भारी कदमों से चलता वहां से रुखसत हो गया। पीछे पुलिस अफसरान की निगाहें मिली। क्या कहते हो? इंस्पेक्टर बोला। यही कहता हूँ सर, सब इंस्पेक्टर बोला, कि कातिल की तलाश में हमें कहीं दूर तक नहीं भटकना पड़ने वाला। ठीक। आपने ऊपर स्टोर के चौतरफा शेल्फों का जिक्र किया और वहाँ साउंड प्रूफिंग की बात की। क्या उसकी कोई खास वजह थी? थी तो सही। क्या? मेरे जहन में एक थ्योरी है जिसमें उस स्टोर का रोल है। क्या? अगर उसका दरवाज़ा बंद हो और वहाँ गोली चले तो हमने देखा है कि गोली चलने की आवाज़ वहाँ घुट कर रह जाती है, बाहर, खास तौर से यहाँ निचली मंजिल पर नहीं सुनाई देती। तो ये कि अगर लाश शिफ्ट की गई थी तो वहाँ से शिफ्ट की गई थी, यानी कत्ल वहाँ स्टोर में हुआ था। हाँ, बेतहाशा खून वहाँ बहा था जो कि साफ कर दिया गया था। फिर लाश को वहाँ से उठाकर बाहर गार्डन की कुर्सी पर डाल दिया गया था, इसलिए वहाँ पड़ी लाश के मुआयने से लगता था कि खून कम बहा था और वो जमने लग गया था। लेकिन गोली चलने की आवाज़ तो बराबर सुनी गई थी। नहीं समझे? नहीं सर, गोली 2 बार चली। एक बार जब स्टोर में कत्ल हुआ और जो वहाँ की अनोखी साउंड प्रूफिंग की वजह से सुनी न जा सकी, और दूसरी बार तब जबकि वो सुनी गई जिससे लगता कि कत्ल गार्डन में हुआ जहाँ की लाश पाई गई, और 5:38 पर हुआ जबकि गोली की आवाज़ सुनी गई। लेकिन इस आडंबर का मतलब क्या हुआ? समझो, मतलब कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है सर, आप समझाइए। गोली चलने के वक्त की सबके पास एलिबाई है, तब सब यहाँ ड्राइंग रूम में मौजूद थे। लेकिन अगर उस वक्त कत्ल नहीं हुआ
तो हर किसी की वो एलिबाई किस काम की हुई? ओह ओह, हमारी बात तब बनेगी जब हमें पहली गोली चलने का वक्त, जो कि बंद स्टोर में चली, मालूम होगा। तब ये देखना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि उस वक्त की एलिबाई किसके पास है और किसके पास नहीं है। ठीक, यानी गोली 2 बार चली और दूसरी गोली भी कातिल ने चलाई। और कौन चलाता और किसका भला था उस मूव में? पर सर, इस काम के लिए दूसरी गन होनी चाहिए। होगी, जिसे कि इस्तेमाल के बाद कातिल ने कहीं छुपा दिया होगा। कहीं कहाँ? घर में ही कहीं। इतना बड़ा फ्लैट है, कहीं भी। यूं तो वो अभी भी यहीं होनी चाहिए। हो सकती है। हमें जैन निगम से किसी दूसरी गन के वजूद की बाबत सवाल करना चाहिए था। अब कर लेंगे। वो कहीं भागा तो नहीं जा रहा? और हमें फ्लैट की तलाशी लेनी चाहिए। लेंगे। अभी तुम इस बात का इंतजाम करो कि कोई यहाँ से बाहर न जाए और औलाद नंबर 2 को बुलाओ। अंकिता पेश हुई। अंकिता नाम है तुम्हारा? इंस्पेक्टर बोला। जी हाँ, अंकिता सहज भाव से बोली। उम्र? 19 साल। क्या करती हो? स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ। अब ये स्थापित है कि ये खुदकुशी का नहीं, कत्ल का केस है। तुम्हारे ख्याल से कौन है कातिल? मुझे नहीं मालूम। कोई अंदाजा? अंकिता ने इनकार में सिर हिलाया। तुमने मौकाए वारदात से गन हटाने की कोशिश की थी? वो मेरी नादानी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कत्ल के केस में मौकाए वारदात के साथ छेड़छाड़ करना गलत होता है। मेरे से गलती हुई, मैं शर्मिंदा हूँ। फिर भी आखिर तो मैंने कुछ किया नहीं था। करना क्यों चाहती थी? वो एंटीक गन थी, दादाजी की निशानी थी। मैं नहीं चाहती थी वो मर्डर वेपन साबित होता, इसलिए तुम गन को मौकाई वारदात से हटा देना चाहती थी? जी हाँ, और वापस वहाँ पहुँचा देना चाहती थी जहाँ की उसका मुकाम था, स्टडी की राइटिंग टेबल के दराज में। जी हाँ। अगर मैं कहूँ कि ये वजह माकूल नहीं तो तुम क्या कहोगी? अंकिता खामोश रही। गन को मौकाए वारदात से हटाना तुम्हें गन की वजह से नहीं सूझा था, इस वजह से सूझा था क्योंकि तुम्हें उस पर इंजन ऑयल लगा दिखाई दिया था और तुम समझ बैठी थी कि गन को तुम्हारे भाई तुषार ने हैंडल किया था। उस घड़ी तुमने तुषार को कातिल समझा था और इसलिए उसके गुनाह का सबूत गायब करने की कोशिश की थी। मेरा भाई कातिल नहीं है। नहीं होगा, लेकिन उस घड़ी तुमने यही सोचा था कि वो कातिल था। वो सिर्फ 17 साल का है। उस घड़ी तुम्हें उसकी उम्र याद नहीं आई थी। तब तुम्हारे जहन में एक ही ख्याल था कि उस गन को तुषार ने हैंडल किया था, जिसके हाथ पर लगा इंजन ऑयल गन पर ट्रांसफर हो गया था। अंकिता खामोश रही। तुम गन पर से इंजन ऑयल साफ कर देना चाहती थी, जो कि इस बात की चुगली करता था कि गन को तुम्हारे भाई तुषार ने हैंडल किया था। उसके बाद गन कहीं भी पड़ी मिलती, तुम्हें उससे कोई मतलब ना होता। मेरा भाई कातिल नहीं है। उस हरकत की बाबत सोचा तो ये ना सोचा कि जब तुम उस पर से इंजन ऑयल पोंछती तो वो बाकी के निशान भी मिट जाते जो कि उस पर होते, जैसे कि मकतूल की उंगलियों के निशान। मेरा भाई कातिल नहीं तो गन को क्यों गायब करना चाहती थी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि करने नहीं दिया गया था। तुम्हारे पिता की तुम्हारी हरकत की तरफ तवज्जो न गई होती तो तुमने वो काम कर ही डाला होता। अब जो नहीं हुआ क्यों उसके पीछे पड़े हैं? ये ढिठाई भरा सवाल है। सब इंस्पेक्टर सावंत बोला। तुम्हारा काम सवाल करना नहीं, जवाब देना है। वो खामोश रही। उसकी आंखें बेचैनी से कटोरियों में घूमी। तुम्हें? इंस्पेक्टर बोला। अपने अंकल की मौत का अफसोस है? कैसा जवाब दूं? सच्चा या सजावटी, दुनियादारी वाला? सच्चा। मुझे कोई अफसोस नहीं। मौत एक शाश्वत सत्य है, सबको आनी है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी। मौत एक रोजमर्रा का वाक्या है, कत्ल नहीं। कत्ल मौत की किस्म है। तुम्हें अंकल की मौत से कोई सदमा नहीं लगा? नहीं लगा। मैं पाखंड नहीं कर सकती। मैंने अंकल की मौत को एक आम वाक्या ही जाना, जैसा कि अखबारों में छपता है, जैसे कोई रोड एक्सीडेंट में मरता है। मेरे लिए अंकल में कुछ स्पेशल नहीं था, खास तौर से तब जबकि उन्होंने मेरे पिता को अपने विरसे से बेदखल करने की घोषणा की थी। मैं तुम्हारी साफ गोई की दाद देता हूँ, अभी जा सकती हो। वो चली गई। हौसला था लड़की में। पीछे इंस्पेक्टर बोला। मेरे को तो कोल्ड ब्लडेड लगी। सब इंस्पेक्टर बोला। परिवार रहित अभिलाषी। हरकत तो गलत की। वो गलत हरकत ही साबित करती है कि कम से कम ये लड़की कातिल नहीं।
जब वो दूसरे को कातिल समझ रही है तो खुद कैसे कातिल हो सकती है? एग्जैक्टली। बहरहाल यूं मर्डर सस्पेक्ट में से एक नग तो घटा। अब इंस्पेक्टर ने एक क्षण सोचा, फिर बोला, हाउसकीपर। हाउसकीपर शांता भुन भुनाती सी वहां पहुंची और धम से कुर्सी पर बैठी। उसने असहिष्णुतापूर्ण भाव से पुलिसियों की तरफ देखा। तुम्हारा नाम शांता है? इंस्पेक्टर बोला। हाँ। शांता शुष्क स्वर में बोली। शांता हुआने। कब से यहाँ मुलाजिम हो? 20 साल से। यानी नौजवानी से? हाँ। कत्ल के वक्त के आसपास कहाँ थी? मैं कहाँ थी? सब जगह थी। ज़्यादातर टाइम किचन में थी, लेकिन घर में जहाँ भी काम होता था वहाँ जाती थी। मेरा काम जहाँ मुझे ले जाए वहाँ मेरे को जाना ना बराबर। गार्डन में गई? नहीं। क्यों? क्यों क्या? वहाँ मेरा कोई काम नहीं था। लेकिन ऊपर तो गई थी, नितिन सिक्का को स्टडी में पहुँचाने। हाँ। तब बाहर गार्डन में न झांका? ना। वैसे ही नज़र पड़ गई हो? कैसे पड़ती? गलियारे में एक ही दरवाज़ा है जो गार्डन में खुलता है और वो बंद था। ये जानने की उत्सुकता न हुई कि बिग ब्रदर गार्डन में क्या कर रहे थे? मैं ताक झांक में विश्वास नहीं रखती। जब सारे घर में फिरना होता था तो मालूम ही रहा होगा कि कौन कहाँ था। मैं अपने काम से काम रखती हूँ, जासूसियाँ नहीं करती। बिना जासूसी की मंशा के भी लोग दिखाई देते हैं। मैंने किसी की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी, सिवाय नितिन सिक्का के, जिसे तुमने डिस्प्रिन खिलाई थी और झपकी मार लेने के लिए ऊपर स्टडी में छोड़ के आई थी। ठीक। गोली चलने की आवाज़ सुनी थी? हाँ, सुनी थी। तब तुम कहाँ थी? किचन में। जयंत जी? मालूम नहीं, शायद अपने कमरे में। नहीं, जब मैं ड्राइंग रूम में पहुंची थी तो साहब वहाँ थे। सोनाली और तुषार? ध्यान नहीं। ड्राइंग रूम में थे? हो सकता है, मैं पक्की करके नहीं बोल सकती। तुम उन्हीं से क्यों नहीं पूछते वो कहाँ थे? जब हद प्राण ने तुम्हारे साहब को अपने विरसे से बेदखल करने की घोषणा की थी तब तुम कहाँ थी? वहीं थी। घोषणा सुनकर मन में क्या आया था? सच्ची बोलूं? सच ही बोलना चाहिए। मेरा जी चाहा था गोली मार दूं। जो जी चाहा उस पर अमल किया। क्या बोला? गोली मार दी? मैंने? हाँ, ठीक है, मैंने। यूं परिवार के सिर से मुसीबत तो टलेगी। तुम इसलिए ये बात कबूल करोगी कि परिवार के सिर से मुसीबत टले, ना कि इसलिए कि कत्ल तुमने किया। मेरा काम किसी और ने किया, मेरी इच्छा किसी और ने पूरी कर दी। किसने? परिवार में से किसी ने हरगिज नहीं। उनमें से कोई तो मक्खी नहीं मारने वाला। सबके मन में जन्मजात दया भाव है। फिर सब बिग ब्रदर से इज्जत से, अदब से पेश आते थे, जबकि उनके इन जज्बात की आगे कभी कोई कदर नहीं होती थी। अब और कुछ पूछना है तो जल्दी पूछो, ताकि मैं किचन में जाके अपना काम करूं। बहुत काम है मेरे को। ठीक है, फिलहाल जा सकती हो। फिलहाल बोले तो ज़रूरत पड़ने पर दोबारा फिर तलब किया जाएगा। क्योंकि मैं सर्वेंट? क्योंकि तुम सस्पेक्ट? मैं भी? हाँ। देवा। बुड़ बुड़ करती वो वहाँ से रुखसत हुई। अब बाकी फैमिली की खबर लो, पीछे इंस्पेक्टर बोला। सहमति में सिर हिलाता सब इंस्पेक्टर सावंत वहाँ से रुखसत हुआ। थोड़ी देर बाद वो वापस लौटा तो रचना उसके साथ थी। आपके एसआई साहब कहते हैं, वो इंस्पेक्टर से संबोधित हुई, कि आप मेरे नाबालिग बच्चों को भी क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हैं। मुझे ये मंजूर नहीं होगा। मैंने उन्हें उनके कमरे में भेज दिया है और मैं किसी को उन्हें डिस्टर्ब नहीं करने दूंगी। हमें हर काम प्रोसीजर से करना है, इंस्पेक्टर धीरज से बोला। और प्रोसीजर ये कहता है कि कत्ल के केस में इन्वेस्टिगेशन थॉरो होनी चाहिए। मैं उनका इतना लिहाज कर सकता हूँ कि उन्हें यहाँ तलब ना करूँ और किसी और वक्त किसी अच्छे माहौल में उनसे मिलूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। रचना खामोश रही। आप 1 मिनट तशरीफ़ रखिए। रचना बैठ गई। कत्ल के वक्त के आसपास आप कहाँ थी? कहना मुहाल है, क्योंकि मैं नहीं जानती कत्ल किस वक्त हुआ था। जिस वक्त गोली चलने की आवाज़ सुनी गई थी उस वक्त आप कहाँ थी? अपने कमरे में थी। रचना बोली। मेरा सिर दुख रहा था, इसलिए मैं रेस्ट करना चाहती थी। वहाँ से मैं तभी निकली थी जब मुझे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी थी। उस दौरान कोई आपके कमरे में आया था? नहीं। आप ये इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या मैं अपने कमरे में अपनी मौजूदगी का कोई गवाह पेश कर सकती हूँ? तो मेरा जवाब है नहीं, नहीं पेश कर सकती। मेरे पास अपने हक में कोई एलिबाई नहीं। दैट्स टू बैड। होती तो सहूलियत होती। अब नहीं है
तो मुझे सूली चढ़ाकर ही दम लेंगे। आप बहुत तलख बोल रही हैं। मैडम, मेरी नौकरी ऐसी है कि मुझे मजबूरन कुछ बदमजा सवाल पूछने पड़ते हैं। अगर आप ये बात समझती हैं तो आपको मेरा लिहाज होना चाहिए। आई एम सॉरी, नेवर माइंड, जा सकती हैं आप, बाकी बातें फिर होंगी। वो चली गई। कमाल है, पीछे सब इंस्पेक्टर बोला, धौंस पुलिस की होनी चाहिए, इन लोगों की है। ऐसे पेश आते हैं जैसे सस्पेक्ट्स ये नहीं हम हैं। कैसे सेंसर लगा गई औरत कि हम अपूर्वा और अंकुर से कोई सवाल नहीं कर सकते थे। उसके कहने से क्या होता है, इंस्पेक्टर बोला। मैंने थोड़ी ढील दी है, पीछा नहीं छोड़ दिया है। ऐसा सर? हाँ, फिर क्या बात है? तभी एक हवलदार वहाँ पहुँचा। साहब जी, वो बोला, मैं दोनों छोटे बच्चों के अपूर्वा और अंकुर नाम है फिंगरप्रिंट्स ले आया हूँ, ये लीजिए। बड़ा काम किया बाबूराव, सब इंस्पेक्टर बोला। शाबाश, ड्यूटी की साहब जी, उसी की शाबाशी है। जाओ, ऐसे बाकियों के भी लेके आओ। और इंस्पेक्टर बोला, मंझली लड़के तुषार को यहाँ भेज दो। जी साहब जी। तुषार पेश हुआ। लड़का स्मार्ट था, खुश मिजाज था। इंस्पेक्टर उससे बहुत प्रभावित हुआ। तो वो बोला, तुम्हारा नाम तुषार है? जी हाँ। मंझले हो? जी हाँ। उम्र? 17। मोटरसाइकिल है तुम्हारे पास? जी हाँ। सुना है बिगड़ जाए तो खुद ठीक करते हो। मैं उसका पुर्जा पुर्जा अलग करके तुषार के स्वर में गर्व का पुट आ गया। रीअसेंबल कर सकता हूँ। करते रहते हो अक्सर ऐसा? हाँ, हॉबी है मेरी, अच्छी हॉबी है। बड़ा होकर ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बढ़िया। हाल ही में मोटरसाइकिल कब खोली? आज ही खोली। खूब काम किया। हाँ, लेकिन अफसोस, जब असेंबल करके हटा तो इंजन से ऑयल फिर भी टपकता पाया। अब क्या करोगे? कल फिर खोलूँगा। इंजन ऑयल खास होता है, आम ऑयल से गाढ़ा होता है। नहीं? हाँ, देख के पहचान सकते हो कि इंजन ऑयल है। हाँ, ये गन देखो, ये आलाए कत्ल है, यानी इससे कत्ल हुआ है। ये ऊपर गार्डन में लाश के करीब पड़ी पाई गई थी। मुझे क्यों दिखा रहे हैं? इस पर इंजन ऑयल लगा है। तुषार ने गौर से गन का मुआयना किया। हाँ, फिर बोला, लगा तो है। कैसे लगा? कैसे लगा? मुझे क्या मालूम कैसे लगा? इंजन ऑयल लगे हाथों से तुमने इस गन को हैंडल किया। क्या खामखा? इंजन ऑयल तुम्हारा कारोबार है, तुम्हारे हाथों को लगा हो सकता है। लगा हो सकता है जनाब, लगा होता है, लेकिन लगा रहता तो नहीं। हाथों को ऑयल लगे तो क्या मैं उन्हें पोंछूंगा नहीं, साफ नहीं करूंगा? हो सकता है ठीक से न पोंछा हो, कहीं उंगलियों के बीच लगा रह गया हो और बाद में इस गन पर ट्रांसफर हो गया हो। बाद में कब? जब तुमने इस गन को हैंडल किया। मैंने हैंडल किया? इस्तेमाल करते वक्त? इस्तेमाल करते वक्त? ओह गॉड, आप मेरे पर अंकल के कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। वरना कैसे इंजन ऑयल गन पर लगा? मुझे नहीं पता कैसे लगा। मोटरसाइकिल से निपटने के बाद मेरे हाथ साफ थे, जैसे इस वक्त साफ हैं। ऑयल टपकता था, हाथों को बाद में लगा हो सकता है, तो हाथ फिर पोंछे जा सकते हैं। लापरवाही से पोंछे जाएं तो ऑयल उंगलियों के बीच लगा रह सकता है और बाद में ऐसे किसी आइटम पर, जैसे कि गन, ट्रांसफर हो सकता है जो कि हैंडल की गई हो। मैंने गन को हैंडल नहीं किया, मेरा कत्ल से कोई वास्ता नहीं, ये मुझ पर बेजा इल्जाम है। तो फिर गन पर इंजन ऑयल कहाँ से आया? मुझे नहीं मालूम। जो मुझे मालूम है वो ये है कि मैंने गन नहीं थामी, मैं छत पर नहीं गया, मैं अंकल के पास भी नहीं फटका। अंकल का मुझे हुक्म था कि रूफ गार्डन में कोई उनके पास ना फटके। मैं हुक्म अदूली नहीं कर सकता था। आप कपिल कोठारी से पूछो। वो कौन है? सोनाली का सूटर है, करीब ही रहता है। यहाँ आने से पहले नीचे सड़क पर वो मुझे मिला था, मैंने उससे हाथ मिलाया था। अगर मेरी उंगलियों में ऑयल लगा होता तो वो उसकी उंगलियों पर भी ट्रांसफर हुआ होता। आप पता कीजिए उससे, क्या ऐसा हुआ था? गन पर इंजन ऑयल कैसे लगा? मेरे को नहीं मालूम कैसे लगा, मैंने गन को हैंडल नहीं किया था। एंड दैट इज गॉड्स ट्रूथ। अब ये पक्का है कि ये कत्ल का केस है? हाँ। किसने किया? यही तो पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तुमने नहीं किया? मैंने तो नहीं किया, लेकिन कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि परिवार में से किसी ने? हो सकता है, अभी कुछ भी मुमकिन है। ओह गॉड, अभी तफ्तीश जारी है।
तथ्यों तक पहुंचने की हमारी कोशिश जारी है। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अभी जा सकते हो, बाद में देखेंगे। गॉड, वो उठ खड़ा हुआ। मैं कातिल? गॉड। यूं ही गॉड गॉड भजता वो वहां से विदा हुआ। तभी शांता के साथ जयंत वहां पहुंचा। शांता ने, जयंत बोला, बहुत बारीकी से स्टोर के फर्श पर वाइपर फेरा था। नतीजतन ये बरामद हुआ। उसने कागज की एक पुड़िया खोली और उसे इंस्पेक्टर के आगे कर दिया। कागज पर एक नन्हा सा कांच चमक रहा था। इंस्पेक्टर ने कागज उसके हाथ से ले लिया। दोनों पुलिस अफसरान ने उसका बारीक मुआयना किया। चमक से ऑप्थेल्मिक ग्लास जान पड़ता है। इंस्पेक्टर गंभीरता से बोला, क्या ख्याल है? मुझे ऑप्थेल्मिक ग्लास की कोई पहचान नहीं, सब इंस्पेक्टर बोला। वही है, जरा मकतूल का चश्मा लाओ तो। सब इंस्पेक्टर चश्मा लेकर आया। उसने इंस्पेक्टर को सौंपा। इंस्पेक्टर ने अपनी वर्दी की जेब से आतिशी शीशा निकाला और उसकी मदद से कागज पर रखे कांच के टुकड़े का और चश्मे की बाएं कमानी के पास से टूटे लेंस का मुआयना किया। ये इसी लेंस का टुकड़ा है। फिर निर्णायक भाव से बोला, अगर ये टुकड़ा स्टोर से बरामद हुआ था तो ये अपने आप में सबूत है कि कत्ल वहाँ हुआ था। अगर कत्ल वहाँ हुआ था तो जानलेवा गोली वहाँ चली थी। जानलेवा गोली वहाँ चली थी तो जिस गोली की आवाज़ सुनी गई थी वो जानलेवा गोली नहीं थी। लिहाजा ये अपने आप में सबूत है कि गोली 2 बार चली। गोली 2 बार चली तो दूसरी गोली जुदा गन से चली होनी चाहिए। निगम साहब, यहाँ कोई दूसरी गन उपलब्ध है? जयंत हड़बड़ाया। फिर उसने जल्दी से इनकार में सिर हिलाया। आपके कज़न या मकतूल के कंपेनियन सिक्का में से कोई हथियारबंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम यहाँ तलाशी लें तो आपको कोई ऐतराज? तलाशी? जी हाँ। गन के लिए? जी हाँ। यहाँ कोई दूसरी गन मौजूद नहीं है। मेरे से बेहतर ये बात कौन जानता हो सकता है? गन प्लांट की गई हो सकती है। प्लांट? ऐसा कौन करेगा? अच्छा सवाल है, लेकिन हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं फिलहाल। जयंत ने बेचैनी से पहलू बदला। तो क्या जवाब है आपका? ठीक है, लीजिए तलाशी। है तो बेजा हरकत, लेकिन कीजिए जो करना चाहते हैं। थैंक यू। तलाशी हुई। तलाशी से कोई असली गन तो न बरामद हुई, लेकिन अंकुर के खिलौनों के बक्से से एक टॉय गन बरामद हुई। वो 38 कैलिबर की स्मिथ एंड वेसन ब्रांड रिवॉल्वर की एग्जैक्ट डुप्लीकेट थी। डुप्लीकेशन इतनी उम्दा थी कि एक निगाह में कोई नहीं कह सकता था कि वो गन नकली थी, डुप्लीकेट थी। अंकुर की है, जयंत बोला। उसे काउ बॉय बनने का शौक है। हैट, चेक की लाल शर्ट, नीली जीन्स, बूट, बेल्ट होल्स्टर, सब कुछ उसके पास है। बच्चे का खिलौना है। कमाल का खिलौना है, इंस्पेक्टर बोला। इसमें तो गोलियां भी हैं, ब्लैंक्स हैं, खाली आवाज़ करती हैं। अच्छा, आवाज़ करती हैं? इंस्पेक्टर ने एकाएक घोड़ा खींचा। जोर की ठाई की आवाज़ हुई, ऐन असली गोली चलने जैसी। अरे, जयंत हड़बड़ाकर बोला, क्या करते हैं? तजुर्बा, इंस्पेक्टर इत्मीनान से बोला। तजुर्बा करता हूँ, कोई ऐतराज? जयंत ने उत्तर न दिया। उसने जोर से थूक निकली। इसमें एक खाली कारतूस पहले से है। अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि गोली की जो आवाज़ सुनी गई थी वो इस टॉय गन से चली थी। अब केस का नक्शा साफ है। जिस षड्यंत्र के तहत इस गन से गोली चलाई गई वो क्लियर है। अब आप ये बताइए कि खिलौनों के इस बक्से तक किस किस की पहुँच थी? सबकी पहुँच थी। ये बक्सा खुला दरबार था, और जहाँ तक टॉय गन का सवाल है, इसका हमेशा इस बक्से में भी होना ज़रूरी नहीं था। अंकुर इसे कहीं भी पड़ा छोड़ देता था। डाइनिंग टेबल पर, ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल पर, वॉल कैबिनेट पर, किचन में, बालकनी में, कहीं भी। हमें ये बक्से में मिली, जहाँ की किसी ने इस्तेमाल करके इसे रखा। इसलिए बक्से में रखा ताकि ये देर तक किसी की तवज्जो में ना आती। बक्से में मैंने रखा था, एकाएक अंकुर बोला। एकाएक अंकुर बोला। सबकी तवज्जो बालक की तरफ गई। इधर आओ, इंस्पेक्टर बोला। अंकुर झिझकता सा करीब आया। कहाँ से उठाकर? इंस्पेक्टर ने पूछा। कहाँ पड़ी थी ये? वो उस खिड़की के करीब जो कुर्सी पड़ी है उसकी पीठ पर एक कोट लटका हुआ था। ये गन उसकी बाहरी जेब में थी और मुठ की तरफ से आधी बाहर झांक रही थी। मैंने उसको फौरन पहचाना था कि वो मेरी थी। मैंने गन को वहाँ से निकाल लिया था और ले जाकर अपने खिलौनों के बक्से में डाल दिया था। अब तो कोई कोट उस कुर्सी की पीठ पर नहीं दिखाई दे रहा।
बालक ने अनभिज्ञता से कंधे उचकाए। कोट किसका था? इंस्पेक्टर उच्च स्वर में बोला ताकि सवाल के दायरे में सब आ जाते। मेरा था, सिक्का बोला, लेकिन उसकी जेब में कोई गन थी इस बात की मुझे कोई खबर नहीं, क्योंकि आपको खबर लगने से पहले गन शायद गन के मालिक ने, इंस्पेक्टर ने अंकुर की तरफ इशारा किया, वहां से निकाल ली थी। मुमकिन है आपने कोट कुर्सी की पीठ पर टांगा था? जी हाँ। क्यों? मैंने कदरन गर्मी महसूस की थी, इसलिए। किसी ने मौके का फायदा उठाया और गोली चलाने के बाद गन आपके कोट की जेब में सरका दी। ऐसा ही हुआ जान पड़ता है। ठीक। तदुपरांत तलाशी की प्रक्रिया बंद हो गई। सब लोग इधर उधर हो गए। मैं अब चलता हूँ। इंस्पेक्टर भी उठ खड़ा हुआ। थाने में बहुत काम होता है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने तक तुम्हें रुकना होगा। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स की अपनी कार्यवाही पूरी करके तुम भी चले आना। बाकी कल देखेंगे। ओके? सब इंस्पेक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। सबको वार्निंग जरूर जारी करना कि कोई गायब ना हो जाए। मैं करूँगा। और इस कपिल कोठारी का भी पता करना, जिसको लड़का अपनी बड़ी बहन का सूटर बताकर गया। कल हम उससे भी बात करेंगे। राइट सर। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।